हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिस पर पूरे देश में यह बहस हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए मुस्लिम व्यापारियों को अलग थलग किया जा रहा है, क्या उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि किसका धर्म कौन सा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया आदेश लागू हुआ, जिसमें सभी दुकानदारों को अपने नाम एक बोर्ड पर लिखकर अपनी दुकान पर लगाना होगा और अपनी ठेले पर लगाना होगा और अपने ग्राहकों को यह बताना होगा कि उनका असली और सही नाम क्या है। इन लोगों के नाम इस बोर्ड पर लिखे जाएंगे। अच्छा, किन को यह आदेश दिया गया है? ये वो लोग हैं जो ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों की दुकान चलाते हैं, और ऐसे लोग जो किसी भी ढाबे पर बावर्ची का काम करते हैं, यानी खाना बनाने का काम करते हैं। और यह फैसला मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लागू हुआ है जिनकी दुकानें या जिनका ढाबा उस मार्ग पर है जो कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्तावित है और जहां से बड़ी संख्या में कांवड़ियों को हरिद्वार के लिए गुजरना है। तो अगर किसी की भी दुकान, रेस्टोरेंट, खाने पीने के सामान की दुकान, कोई ठेला अगर उस रास्ते पर है जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, तो उन्हें अपना नाम बोर्ड पर कुछ इस तरीके से लगाना होगा जिससे देखने वाले को, पढ़ने वाले को यह पता चल जाए कि यह दुकान किसकी है, उसका धर्म क्या है या उसकी जाति क्या है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस फैसले को लागू करने के पीछे दो कारण बताए हैं। पहला ये कि वो इससे भ्रम की स्थिति को खत्म करना चाहते हैं और ये भ्रम दुकानों और ढाबों के नामों को लेकर है। मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के ज़िलों में बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं, होटल्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं जिनके नामों से ऐसा लगता है कि इनका संचालन करने वाले लोग हिंदू हैं। लेकिन जब जनता को यह पता चलता है कि इन ढाबों के मालिक किसी विशेष धर्म से हैं और वो हिंदू नहीं हैं, तो इससे कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों और ढाबे के मालिकों के बीच झगड़े होते हैं। और इसी भ्रम को खत्म करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लागू किया है। और इस फैसले को लागू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित कर सके और उन्हें यह पता रहे कि वो किस व्यक्ति की दुकान पर या किस व्यक्ति के ढाबे पर खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह फैसला सभी धर्मों के लोगों के लिए लागू हुआ है। इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों को ही यह बताना होगा। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इस मामले में लोगों को अपना पूरा नाम भी लिखना होगा, जिससे दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या पुलिस इन दुकानदारों का धर्म जानना चाहती है, और दूसरा ये कि क्या वो इन दुकानदारों की जातियां भी जानना चाहती है। और अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ धर्म जानने के लिए किया जा रहा है, या फिर अगर कोई दुकानदार हिंदू जाति का भी है, हिंदू भी है, धर्म का भी है, तो उसकी जाति भी जानना चाहते हैं। हालांकि विपक्षी दल अभी इस पर सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फैसला सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है, ताकि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान की दुकान पर ना जाए और उससे सामान ना खरीदे। और जो नेता इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, उनमें कौन है? उनमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के भी अपने ही कुछ मंत्री और एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसे रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। और इस मामले में अदालत से उन्होंने स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। ये उनका ट्वीट है, देखिए मैं आपको, उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये आदेश जारी किया था और इसके जवाब में देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा और माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है। और इसके अलावा मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस फैसले का विरोध किया है और इसकी तुलना जर्मनी के नाजियों से की है। उन्होंने क्या लिखा है यह भी जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। उनका कहना है कि
निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक यात्रा के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वो केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशाना बनाते थे, यानी इस तरीके से जर्मनी में जो नाजी थे वो इस तरीके से चिन्हित किया करते थे। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कोई सरकार एक धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाती है तो क्या इसे मुस्लिम विरोधी कहना उचित हो सकता है या नहीं? और ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे ही देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, और ये सब कुछ सरकार की सहमति से होता है। सरकारें कुछ संस्थानों को यह अधिकार देती हैं कि वो अलग अलग उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेशन जारी करें, और सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझती हैं और उन्हें ठेस लगने से बचाना चाहती हैं, उन धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती हैं। लेकिन जब यही सरकारें किसी और धर्म के लिए ऐसा सोचती हैं तो उसे बड़ी आसानी से विरोधी पक्ष के लोग मुस्लिम विरोधी बताने लगते हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग कॉस्मेटिक्स में भी हलाल सर्टिफिकेशन की मांग कर सकते हैं तो फिर हिंदू अपनी कावड़ यात्रा के दौरान ये क्यों नहीं जान सकते कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं, जिस जगह से कोई खाने पीने का सामान ले रहे हैं, उस दुकान या उस ढाबे के मालिक का असली और पूरा नाम क्या है। आज हम आपको पिछले साल की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करने वाले एक हिंदू यात्री को एक हलाल सर्टिफाइड चाय दी गई, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। और इस यात्री का कहना था कि उसने व्रत रखा हुआ है और वो हिंदू धर्म को मानता है और उसे हलाल सर्टिफाइड चाय ट्रेन में क्यों दी जा रही है। इस पर रेलवे के स्टाफ ने कहा था कि ये चाय दूसरे देशों में भी भेजी जाती है, इसलिए इनकी पैकेजिंग पर हलाल सर्टिफाइड का लेबल लगा हुआ है। लेकिन सोचिए, क्या ये चीज़ किसी और धर्म के लोगों के साथ हो सकती है? तो आज जो बड़ा सवाल हमारे देश में पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन सही है तो फिर इस तरह का जो फैसला लिया गया है ये गलत कैसे हो सकता है। हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने का आरोप लग चुका है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। लेकिन इन तमाम विषयों पर हमारे देश में कभी कोई बात नहीं होती, और इसीलिए आज हम ये फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में प्रशासन के इस फैसले को सही मानते हैं या आपके हिसाब से ये फैसला गलत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आम का एक यहाँ पर ठेला लगा हुआ है जिस पर के निसार फल के नाम से इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कब और किसने उन्हें ये आकर के कहा और जब ये बोर्ड लगाया गया और वजह क्या है इस चीज़। क्या लग रहा है कि ये पहल सही है या गलत है? बस सही भी है और गलत भी है, कुछ नहीं है इसमें। भाई तो कावड़ में तो बंद ही हो जाते हैं, ठेले तो लगते ही नहीं, यहाँ से पुलिस वाले लगाने नहीं देते, बंद कर देते हैं हम तो कावड़ के अंदर। ये पहली बार ये देखने को मिला? पहली बार ही हुआ। हाँ, अन्य 20-25 साल से तो हम भी लगा रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कासिफ कन्फेक्शनरी की दुकान है। यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले ये बोर्ड लगा है। इनका कहना है कि पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे जिसकी वजह से इन लोगों ने ये बोर्ड लगाकर यहाँ पर लगाए हैं। कावड़िए जो यहाँ पर आएंगे क्या आपका नाम पढ़ के दुकान पर आपके सामान लेंगे? हाँ, सामान लेंगे, सब बढ़िया कराया उन्होंने काम। प्रॉपर राइट शाह आलम, ये आप देख सकते हैं, ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। ये भी नया बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर। जो यहाँ पे सर्विस करते हैं पुलिस वाले वो आए थे, यहाँ की चौकी के इंचार्ज। वजह बताइए उन लोगों ने कि क्या वजह है? कोई वजह नहीं, उन्होंने कहा कि अपनी फ्लेक्सी छपाइए और लगाइए इसे फ्रंट पे। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं और ये मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी है।
इस हलीम बिरयानी के दुकान के बाहर जो शेड निकला है उस पर आप देख रहे हैं नया ये एक फ्लेक्स लगा है, नया पोस्टर लगा है, इस पर लिखा है मेरठ की मशहूर हलीम बिरयानी हाजी गुलजार मंसूरी। ये चौकी इंचार्ज साहब आए थे यहाँ के, वो बोले जी इस पर अपना नाम दिखाओ, नाम अलग से फ्लेक्स लिखवा के वो लगवाओ। मैंने जी नाम तो ऊपर लिखा हुआ कहने के नहीं चाहिए, इसके जो प्रोपराइटर है उसके नाम होने चाहिए, तो बाद में लगवाया ये सब दुकानदारों के लगे हुए सबने लगवाए। ये देखिए ये जो फूड एज मूड लिखा हुआ है, फूड एज मूड लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए वहां पर भी पार्टनर्स के नाम बिल्कुल ताजा चिपकाए गए हैं। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। इससे विभेद बढ़ेगा और आगे के लिए कठिनाइयां भी पैदा हो सकती हैं और कुछ लोगों का रोजगार भी छिनेगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि वो रिव्यू करें और उन और जिलों में ना होने दें। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। यही काम एक नाजियों ने करा था जर्मनी के अंदर कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बायकॉट करने के लिए। इस तरह के फरमान देश को नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए, सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं, बीजेपी के अपने नेता भी इस फैसले के खिलाफ हैं और इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, ये बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिम नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का ये फैसला हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला है और उनका कहना है कि इससे छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा मिल सकता है और ये बड़ी बात है कि बीजेपी के अपने ही नेता अब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट या एक्स पर जो अभी उन्होंने पोस्ट किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है। प्रशासन ने जो फैसला किया है, इससे प्रशासन क्या जानना चाहता है? प्रशासन क्या ये जानना चाहता है कि मुसलमानों की दुकानें कौन सी हैं, मुसलमानों की रेहड़ियाँ कौन सी हैं, उनके ढाबे कौन से हैं और किन ढाबों में कौन एक ख़ास धर्म विशेष के लोग काम करते हैं? क्या वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं या फिर वो जातियां भी जानना चाहते हैं, धर्म जानना चाहते हैं और जातियां भी जानना चाहते हैं? क्या वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितने दुकानदार अगड़ी जाति के हैं यानी ऊंची जाति के हैं और कितने दुकानदार निचली जाति के हैं? तो ये जो फैसला आया है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, ये बहुत ही विवादित फैसला है और ये जो फैसला है ये अभी दूर तक जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं तो अब हम आपको अखिलेश यादव के उस ऑपरेशन साइकिल के बारे में बताएंगे जिस पर उन्होंने एक बड़ा आकर्षक मॉनसून ऑफर का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। और सुबह से जब से उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है तब से तमाम लोग इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर ये क्यों लिखा, ये मॉनसून ऑफर क्या है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, इसका मतलब क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये ऑफर किसके लिए है? अखिलेश यादव ने ये मॉनसून ऑफर ऐसे समय में निकाला है जब उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है और ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद हो गए हैं और हो सकता है कि इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य से कुछ कहना चाहते हो। शायद ये कहना चाहते हो कि अगर वो 100 विधायक ले आए तो वो सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे देंगे। यानी कहीं वो केशव प्रसाद मौर्य को तो नहीं कह रहे कि आप 100 विधायक ले आओ और अपनी सरकार बना लो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं जिनमें से
251 सीटें बीजेपी के पास हैं, 105 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं और सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के पास है। अगर बीजेपी का कोई भी नेता या फिर मान लीजिए काल्पनिक, अगर हम एक प्रश्न उठाएं तो मान लीजिए काल्पनिक रूप से ही केशव प्रसाद मौर्य सरकार के खिलाफ जाकर बीजेपी के 100 विधायक तोड़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नई सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और इस सूरत में अखिलेश यादव के पास खुद के 105 विधायक हैं और 100 विधायक अगर और टूटकर आ जाते हैं तो इन दोनों को मिलाकर यह आंकड़ा 205 का हो जाता है, जो बहुमत के 202 के आंकड़े से ज्यादा है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में 100 लाओ और सरकार बनाओ की बात लिख रहे हैं और उनके इस मॉनसून ऑफर से ऐसा लगता है कि शायद वो केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया ही है, नाम उनका कहीं नहीं लिखा है। और हमें पूरा यकीन है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीजेपी के बहुत ही लॉयल सिपाही हैं। उनकी किसी भी जो मंशा है वो कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो पार्टी को तोड़ेंगे। बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से भी ज्यादा पूरे राज्य के बारे में सोचते हैं, अपने से ज्यादा पूरे राज्य में बीजेपी के प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं और जो उनकी लॉयल्टी है पार्टी के प्रति उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो अक्सर राजनीति में खेला जाता है। पहले ये खेल अरविंद केजरीवाल ने खेला जब उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। अब यही खेल अखिलेश यादव खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के दिमाग के साथ खेला और अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के दिमाग के साथ खेल रहे हैं और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 विधायक ले आइए और अगला मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। हालांकि यह सब उड़ान है, काल्पनिक है। इससे पहले जब बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए विरोधी पार्टियों के नेताओं को और विधायकों को तोड़ा करती थी, आप याद कीजिए, यह भी समय का एक चक्र है। इससे पहले बीजेपी यह काम किया करती थी, दूसरों को ऑफर देती थी, तोड़ लेती थी, अपनी सरकार बना लेती थी। और इस ऑपरेशन को तब ऑपरेशन लोटस कहा जाता था। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने ऑपरेशन लोटस को रिवर्स कर दिया है और अब इसकी जगह वो ऑपरेशन साइकिल लेकर आए हैं। तो ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन साइकिल है। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा हुआ है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि 100 लोग टूटकर आ जाएंगे। उनका इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, तो यह भी समझ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है और पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अगर उन नतीजों को हम विधानसभा में परिवर्तित करें तो उसके हिसाब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में आज ही अपनी सरकार बना सकते हैं अगर आज चुनाव हो जाए तो। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 187 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 30 सीटों पर जीत मिली और यह आंकड़ा 217 हो जाता है अगर दोनों को मिला दें, 217। उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा है 202 और इन दोनों के पास अगर आज चुनाव हो या लोकसभा चुनावों को हम कन्वर्ट करें तो आज इनके पास 217 सीटें हैं। आज अगर चुनाव हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार आसानी से बन सकती है, जबकि एनडीए को इस बार 181 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जिनमें बीजेपी को अपने दम पर 166 सीटों पर बढ़त मिली और इस तरह बीजेपी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन से पिछड़ गई और इस बार के चुनाव के हिसाब से उसके पास बहुमत इस समय नहीं है। असल में अब उत्तर प्रदेश में एक और डबल इंजन आ गया है। देखिए, जो डबल इंजन की शुरुआत हुई थी राजनीति में वो उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। पहला जो डबल इंजन था वो था मोदी और योगी का डबल इंजन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ थे। अब दूसरे डबल इंजन की बारी आ गई है। अब उत्तर प्रदेश में 2 डबल इंजन है। पहले था योगी और मोदी और अब दूसरा डबल इंजन आया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का।
और 2 लड़कों की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नया डबल इंजन अभी बन गई है। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस भारत के पास अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, उस भारत में ट्रेनों की पटरियों से उतरने की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और हमारा देश आखिर कहां गलती कर रहा है। और वह बात आज हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां अचानक डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, जिनमें 2 यात्रियों की मौत हुई है और 25 यात्री घायल हुए हैं। पूरे दिन आज इस दुर्घटना की चर्चा हो रही है। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी, लेकिन यह धमाका किस चीज का था यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है और ना ही रेलवे ने इस घटना के कारणों की अब तक कोई जानकारी दी है। कोई भी ट्रेन जब पटरी से उतरती है तो उसके मुख्य रूप से 2 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है मैकेनिकल फॉल्ट, जिसमें रेलवे ट्रैक पर लगे उपकरण खराब हो जाते हैं और इसके कारण ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर जाती है। दूसरा कारण होता है रेलवे ट्रैक की खराब स्थिति। अगर पटरियों में दरार है या ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाला कपलर ढीला हो जाए, तब भी इस स्थिति में ट्रेन डिरेल हो जाती हैं और इस घटना में भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक कारण रहा हो। तीसरा कारण कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेल में सफर करते हैं और इसीलिए जब कोई रेल इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होती है तो इन 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास डिरेल हो जाता है। रेलवे की जो सुरक्षा की नीति है, जब हम भारतीय रेल में कहीं जाते हैं हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, ये जो विश्वास है यात्रियों का वो डगमगाने लगता है। भारत में वर्ष 2018 से 2023 के बीच कुल 219 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 71 लोग मारे गए हैं और भारत में आज भी हर साल औसतन 71 रेल दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें भी ज्यादातर दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी ट्रेन पटरियों से अक्सर उतर जाती है और हमारे देश की ट्रेनें तब डिरेल हो रही हैं जब हमारी ट्रेनों की स्पीड बाकी देशों की पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से काफी कम है। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटा और साधारण पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 37.7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलती है और ट्रेन की स्पीड हमारे एक्सप्रेसवेज की स्पीड लिमिट से भी आधी है। यानी एक्सप्रेसवे पर, सड़क पर, एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी शायद तेजी से चलेगी लेकिन ट्रेन उससे कम स्पीड से चलती है। इस सब के बावजूद जो ट्रेन पहले से ही कछुए की रफ्तार से चल रही हैं, उन्हीं ट्रेन के डिरेल होने से बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। जबकि जिस चीन में पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद चीन में ट्रेन के पटरियों से उतरने की उतनी घटनाएं नहीं होती जितनी यहां हो रही हैं। वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत में 1129 रेल दुर्घटनाओं में ट्रेन पटरियों से उतरी और इन दुर्घटनाओं के कुल 4 बड़े कारण रहे। 422 रेल दुर्घटनाएं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती से हुई, 171 दुर्घटनाएं खराब रेलवे ट्रैक्स की वजह से हुई, 182 दुर्घटनाएं मैकेनिकल फॉल्ट के कारण हुई और 154 दुर्घटनाएं लोको पायलट की अपनी गलती के कारण हुई। भारत में 99,000 किलोमीटर में से 54,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आज भी अंग्रेजों के जमाने का है और इसका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार में पुराने ट्रैक्स को बदलने पर खर्चा बहुत बढ़ा है। 2004 से 2013 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब उस सरकार ने पुराने रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि मोदी सरकार इन पर 1,09,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा आज भी ज्यादातर ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन और पुराने जमाने की बोगियां इस्तेमाल हो रही हैं और जिस आईसीएफ कोच का इस्तेमाल फिलीपींस जैसे देशों ने वर्ष 2009 में ही बंद कर दिया था, उन कोचेस का इस्तेमाल भारत में अब भी हो रहा है और इनकी वजह से कई बार ट्रेन पटरियों से उतर जाती है। दुख की बात यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह में आम आदमी इस तरह फंस जाता है कि उसके लिए सांस लेना तक मुश्किल होता है और इस तरह की रेल दुर्घटनाएं बार बार होती चली जाती है।
2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। ट्रेन चलते चलते थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और उसके बाद डिब्बे सारे बैलेंस होकर कुछ डिब्बे पलट गए। हाँ। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का पूरा टोटल टाइम लिया होगा। 20-25 सेकंड में पूरा कांड हो गया। फिलहाल मोतीगंज क्रॉसिंग के बीच में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है उसके डिरेलमेंट की स्थिति यहाँ बनी मनकापुर तहसील है गोंडा जनपद में। और जो स्थानीय स्थितियाँ हैं यहाँ पर सभी लोग हम लोग प्रेजेंट हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत इवैक्यूएट कर लिया गया है लोगों को। ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी थी। इसका यहाँ पे डिरेलमेंट हो गया है। लोकोमोटिव जो है उसके बाद से कोचेस पिछले आखिरी 4 कोचेस तक डिरेल हुए हैं। अलग अलग डिग्रीज ऑफ डिरेलमेंट है। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुँच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित हैं ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, इंजन सुरक्षित है। इंजन के बाहर सारी कोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। हम लोग तत्काल आपके पास पहुँच रहे हैं। तत्काल पहुँच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया अब बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रही है और बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो तो बुलेट ट्रेन पर पूरी तरीके से अब निर्भर हो चुके हैं। हम भी बुलेट ट्रेन के युग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन अभी जो हमारी साधारण और सामान्य रेलगाड़ियां हैं, जब तक वो पूरी तरीके से 100% सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक लोगों का जो विश्वास है वो वापस कैसे आएगा सुरक्षा को लेकर। और हमारे देश की जो आम जनता है वो आज भी भारतीय रेल पर सबसे ज्यादा आश्रित भी है और सबसे ज्यादा विश्वास भी करती है कि वो जब एक बार ट्रेन में बैठेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। और भारत में रेल दुर्घटनाएं जब होती हैं तो वो सिर्फ रेल दुर्घटनाएं नहीं हैं, वो राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मौका होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं पर, भारतीय रेल पर हमेशा से राजनीति हुई है। भारतीय रेल हमारे देश में नेताओं के राजनीति करने का एक हथियार रही है, एक टूल रही है। और अगर दुर्घटना हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर कहीं पर भारतीय रेल की ट्रेन की कोई फैक्ट्री लगानी हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर किराए बढ़ाने हो या कम करने हो उस पर भी राजनीति होती है। अगर किसी खास स्टेशन पर किसी ट्रेन को रुकवाना हो, उसका रूट बदलना हो, उस पर भी राजनीति होती है। और अगर किसी को डिस्काउंट देना हो उस पर भी राजनीति होती है। कुल मिलाकर हमारे देश में अभी तक, आजादी के बाद से अब तक, भारतीय रेल राजनीति का एक बहुत बड़ा हथियार बनकर आया है। उसकी हर चीज पर हमारे देश में राजनीति हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय रेल को प्रोफेशनल बनाने में, पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने में कोई भी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अभी बहुत समय लगेगा। क्योंकि हमारे पीछे अभी तक, आजादी से लेकर अब तक, जिस तरह का दोहन भारतीय रेल का हुआ है अलग अलग नेताओं द्वारा, उसकी वजह से भारतीय रेल की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत चरमरा गई हैं। क्योंकि भारतीय रेल को हमारे देश में अलग अलग पार्टियों ने और सरकारों ने एक जॉब प्रोवाइडर बना दिया, यानी नौकरियां बांटने का, नौकरी देने का एक साधन बना दिया। और नौकरियां उनको मिलती हैं जो हमारे वोटर होते हैं या जो हमारे समर्थक होते हैं, ऐसा नेताओं का सोचना है। और इसमें नौकरियां देने के चक्कर में, राजनीति करने के चक्कर में रेलवे का जो प्रोफेशनलिज्म है वो काफी पीछे छूट गया। अब धीरे धीरे कोशिशें हो रही हैं। नए मंत्री जो हैं रेलवे के, अश्विनी वैष्णव, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो समझते हैं, लेकिन बदलाव आने में कुछ समय तो जरूर लगेगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता क्यों जताई जा रही है और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। आज बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा, हत्या
और मौत जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रही हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी चिंताजनक बात है। और बीजेपी का कहना है कि जिस तरह अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद से विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देकर भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी ऐतराज जताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब देश के लोग प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं। और यह बात उन्होंने वाराणसी की उस घटना पर कही थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर किसी ने एक चप्पल फेंक दी थी। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। तो बड़ा सवाल यह है कि नेता चाहे कोई भी हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या फिर सत्ताधारी नेता हो या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, अगर किसी की सुरक्षा में चूक होती है तो ये सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है। इसकी आलोचना होनी चाहिए और यह आलोचना सबको करनी चाहिए। इस पर सारे नेताओं को, सारे दलों को एक मत होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अब तक 3 बड़ी चूक हो चुकी हैं। इससे पहले पहली बार वर्ष 2013 में पटना की एक चुनावी रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। दूसरी घटना वर्ष 2022 में हुई जब पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को सड़क पर बीच में ही रोक लिया गया था। और तीसरी घटना अभी हाल ही में इस साल वाराणसी में हुई जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक दी थी। ये 3 बड़ी चूक हुई है। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक के बारे में और धमकी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। आज मैं वर्ष 2014 के एक घटनाक्रम के बारे में बताना चाहता हूं और यह पहली बार मैं आपको यह बात बता रहा हूं जब एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। उस समय 12 मई को आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी, 12 मई 2014 को, और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब चुनाव चल रहा था उस समय मैंने प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू किया था। और वो पूरा घटनाक्रम क्या था अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। अप्रैल महीने के आखिर में, अप्रैल 2014 के आखिर में मैंने चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू किया। उस समय जैसा कि हर बार चुनाव में होता है, वो मीडिया से बात कर रहे थे और इंटरव्यूज दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मुंबई में 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को वापस भारत लेकर आएंगे। और उनसे यह सवाल जब पूछा गया कि क्या वो दाऊद इब्राहिम को वापस भारत लाएंगे अगर वो प्रधानमंत्री बने, तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार की ये एक प्रायोरिटी होगी कि वो ऐसे तमाम आरोपियों को भारत लाएंगे। ये सारे बयान उनके मीडिया में चल रहे थे। और जब मैंने ये एक उनका इंटरव्यू किया, उसके अगले दिन, अगर मुझे ठीक याद है क्योंकि ये बात है 2014 की, अगले दिन रात को मुझे एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का फोन आया जो कि दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी माना जाता है। और उस अंडरवर्ल्ड डॉन ने पहले यह कंफर्म किया कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि क्या वाकई मोदी ने ऐसा कहा है कि वो दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे। जब मैंने कहा कि हाँ वो उन्होंने कहा है और वो मीडिया में बाकी लोगों को भी ये बात बता रहे हैं, तो उन्होंने एक धमकी दी और उन्होंने कहा कि अभी ये जो चुनाव प्रचार है ये 12 मई तक चलेगा। 12 मई तक प्रधानमंत्री मोदी
पूरे देश में घूम रहे हैं। वो दाऊद इब्राहिम को तो तब ला पाएंगे जब वो जिंदा बचेंगे। और 12 मई तक हमारे पास एक बहुत बड़ी विंडो है। 12 मई का जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो वो वापस गांधीनगर पहुंच जाएंगे। और क्योंकि तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी अपनी जो सुरक्षा है वो गांधीनगर पहुंचने के बाद, गुजरात में पहुंचने के बाद बहुत कड़ी हो जाएगी। तब उन तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन उस अंडरवर्ल्ड डॉन ने कहा कि जब तक चुनाव प्रचार चल रहा है हमारे पास अभी लगभग 10 से 12 दिन और हैं और इस बार मोदी बचेंगे नहीं और वो दाऊद इब्राहिम तक तो तब पहुंचेंगे जब वो जिंदा बचेंगे। ये धमकी उन्होंने फोन पर दी। इसके बाद मैंने इस धमकी की पूरी जानकारी सरकार को दी, मैंने आईबी चीफ को दी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी और डीजीपी गुजरात को मैंने ये पूरी जानकारी बाकायदा लिख कर दी। और उसके बाद फिर सरकार को जो करना होगा सरकार ने किया होगा। लेकिन मैं आज आपको ये बता सकता हूं कि 2014 में अप्रैल और मई के महीने में एक बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी को यह धमकी दी थी और यह कहा था कि वो चुनाव प्रचार करने के बाद वापस गांधीनगर पहुंच नहीं पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा को लेकर यह एक बड़ी बात थी जो 2014 में हुई थी। अब देखिए, नीट और यूजीसी एनईटी की परीक्षा के बाद अब हम आपको यूपीएससी की परीक्षा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आजकल सारी परीक्षाएं विवादों में हैं। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं या तो वो लीक हो रही हैं या उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। अभी तक यूपीएससी की एक परीक्षा थी जिस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन अब यूपीएससी की परीक्षा और चयन प्रक्रिया खुद विवादों में आ गई है और अब यूपीएससी की चयन प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और यह विवाद भी एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के चयन के नाम पर हो रहा है और इस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर का नाम है पूजा खेड़कर। आपने नाम तो सुन ही लिया होगा अब तक। आज महाराष्ट्र पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर किसानों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। और यह घटना उस समय की है जब ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर को लेकर कोई बड़ा खुलासा तब तक नहीं हुआ था। तब तक लोगों को पता नहीं था कि उनके चयन में क्या गड़बड़ी हुई है और उन्होंने नकली सर्टिफिकेट लगाया है। लेकिन यह खुलासा क्या है, अब हम आपको उसके बारे में पूरा विस्तार से आज बताते हैं कि यह पूजा खेड़कर का मामला क्या है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग कोटे का गलत इस्तेमाल किया। सबसे पहले पूजा खेड़कर तब विवादों में आई जब उन्होंने अपनी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगवाई और आगे महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड भी नंबर प्लेट पर के पास उन्होंने लगवा लिया, जो कि गैर कानूनी है। कार पर लाल बत्ती लगवाने के बाद उन्होंने एक अतिरिक्त सरकारी कार, आवास, ऑफिस और अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग की। इसके बाद पता चला कि उन्होंने आईएएस की नौकरी के लिए दिव्यांग होने का एक फर्जी सर्टिफिकेट दिया था। उन्होंने 3 बार अलग अलग दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए और तीनों बार अलग अलग पतों का यानी एड्रेस का इस्तेमाल किया और दिव्यांगों के लिए जो अलग कोटा होता है सरकारी नौकरियों में और यूपीएससी में, उस कोटे का दुरुपयोग करके वो आईएएस अधिकारी बन गई। वर्ष 2019 में उन्होंने आई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया कि उन्हें ठीक से दिखता नहीं है। 2021 में मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और 2021 में ही इन दोनों सर्टिफिकेट्स को मिलाकर एक सर्टिफिकेट बनवा लिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी आंख खराब है, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब है और इसके बाद उन्होंने चलने फिरने में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, यानी वो चल फिर भी नहीं सकती। सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में आधार कार्ड नहीं बल्कि राशन कार्ड लगाया गया था। पूजा खेड़कर पर यह भी आरोप है कि यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने अपने नाम और उम्र दोनों में हेराफेरी की। वर्ष 2020 में उन्होंने अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई, जबकि वर्ष 2023 में कैट के आवेदन में अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई, यानी 3 साल में उनकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी। विवादों के बाद एकेडमी ने, जो आईएएस की जो एकेडमी होती है सिविल सर्विसेज की, उसने पूजा खेड़कर को ट्रेनिंग से वापस बुला लिया है और महाराष्ट्र में उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को अब तत्काल रूप से रद्द कर दिया गया है। इससे पहले पूजा खेड़कर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर नौकरी कर रही थी, लेकिन एकेडमी जाने से पहले उन्होंने पुणे के कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस कर दिया और मुख्य सचिव को भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी एक सदस्य वाली कमेटी का गठन करते हुए पूजा खेड़कर पर जांच बैठा दी। पूजा खेड़कर को लेकर यूपीएससी ने महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उनके सभी सर्टिफिकेट्स अब मांगे हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। पूजा खेड़कर और उनकी मां के अलावा उनके पिता भी विवादों में हैं। आरोप है कि उनके पिता दिलीप खेड़कर नौकरी के दौरान 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित हुए। उन पर आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप है और दिव्यांग कोटे का लाभ तब मिलता है जब दिव्यांगता 40% हो। लेकिन पूजा खेड़कर के मामले में डॉक्टरों के मुताबिक उनकी दिव्यांगता सिर्फ 7% थी और उन्होंने एमआरआई की भी गलत रिपोर्ट पेश की थी। तो अब आप सोच सकते हैं, अभी तक यूपीएससी की ही एक परीक्षा थी जो अभी तक बची हुई थी, जिस पर कोई विवाद नहीं हुआ था, जिसकी चयन प्रक्रिया को लेकर लोग अभी भी सोचते थे कि यह बिल्कुल साफ सुथरी चयन प्रक्रिया है। लेकिन पूजा खेड़कर ने इस बार यूपीएससी की चयन प्रक्रिया की भी पोल खोल दी है और यह बता दिया है कि यहां पर भी नकली सर्टिफिकेट लगाकर आप बहुत बार गलत तरीकों से, गैर कानूनी तरीकों से नौकरी पा सकते हैं। और एक चीज मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पूजा खेड़कर ने जो आरोप लगाया था वो यौन उत्पीड़न का नहीं बल्कि सिर्फ उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने उत्पीड़न का केस दर्ज किया है और मुख्य सचिव को भी दफ्तर में उत्पीड़न के बारे में चिट्ठी लिखी है और शिकायत उन्होंने की है। लेकिन यहां आप अब यह देख सकते हैं कि अभी भी न जाने पूजा खेड़कर ही नहीं बल्कि न जाने और कितने आईएएस अधिकारी और सिविल सर्विसेज में ऐसे और भी न जाने कितने अधिकारी होंगे जिन्होंने वही रास्ता अपनाया होगा जो पूजा खेड़कर ने अपनाया। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि पूजा खेड़कर तो पकड़ी गई, लेकिन ऐसे न जाने और कितने अधिकारी हो सकते हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं, जिन्होंने इसी तरह दिव्यांग होने का नाटक करके या फिर जाली सर्टिफिकेट लगाकर या फिर धोखेबाजी में किसी और कोटे में अपनी नौकरी ले ली होगी और अभी तक उनकी ये जो हेरा फेरी है ये सामने नहीं आई है। इसलिए अब यूपीएससी को भी और सरकार को भी एक नई तरह की जांच करनी चाहिए जिसमें ऐसे तमाम अफसरों की जांच हो। अब आपको बताते हैं कि एक जमाने में भारत का सबसे महंगा स्टार्टअप बनने वाला बायजूस, नाम तो आपने सुना ही होगा बायजूस, क्योंकि बायजूस के रोज आप विज्ञापन देखते हैं। क्रिकेट की टीम को भी बायजूस ने स्पॉन्सर किया था और बायजूस अब एक हाउस होल्ड नेम यानी घर घर में जाने वाला नाम बन चुका है। लेकिन बायजूस अब दिवालिया होने की कगार पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड पर दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। बायजूस ने 2019 में बीसीसीआई के साथ 3 साल के लिए उनकी जर्सी को स्पॉन्सर करने की डील साइन की थी, जिसमें उन्हें हर एक मैच के करीब 4.5 करोड़ रुपए देने थे। लेकिन कंपनी पर आए आर्थिक संकट की वजह से वो स्पॉन्सरशिप की यह रकम नहीं दे पाई और बायजूस पर इसी कॉन्ट्रैक्ट के 159 करोड़ रुपए बकाया है जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा। एक जमाने में बायजूस भारत का पहला एजुटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न बन गया था और मार्च 2022 में इस कंपनी का वैल्यूएशन 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया था और यह भारत का सबसे महंगा स्टार्टअप बन गया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन बायजूस ने और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में कई गलतियां की जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहा है। सबसे पहली गलती उसने जो की वो थी हाई एक्विजिशन। बायजूस ने एक के बाद एक कई एजुटेक कंपनियों का एक्विजिशन किया। इनमें आकाश, व्हाइट हेड जूनियर, ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल थे, जिसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने में। बायजूस की दूसरी बड़ी गलती थी विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च करना। बायजूस ने कोविड के दौरान भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया और उसके बाद कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। यहां तक कि फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसके अलावा शाहरुख खान भी बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। बायजूस की तीसरी गलती हाई वैल्यूएशन गेम खेलने की थी। इस कंपनी ने रियल वैल्यू के बजाय आर्टिफिशियल वैल्यू पर ज्यादा ध्यान दिया। वैल्यूएशन जो होती है वो कंपनी की वास्तविक कीमत ना होकर एक आकलन होता है जो कई बार एक धोखा भी साबित होता है और जब वैल्यूएशन का बबल फूटा
तो इस कंपनी का पतन शुरू हो गया। बायजूस और कू इस बात के उदाहरण हैं कि भारत में स्टार्टअप जितनी तेजी से स्टार्ट हो रहे हैं उतनी तेजी से बंद भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू, जो अभी हाल ही में वो भी बंद हो गया। दुनिया भर की बात करें तो 90% स्टार्टअप बिजनेस शुरुआत के कुछ ही वर्षों में या आगे चलकर फेल हो जाते हैं। इनमें से 10% स्टार्टअप्स पहले साल में ही दम तोड़ देते हैं, जबकि 70% स्टार्टअप्स 2 से 5 वर्षों के अंदर बंद हो जाते हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स यानी संस्थापकों के बारे में है। पहली बार कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले फाउंडर्स का सक्सेस रेट मात्र 18% है। ऐसे लोग जो एक बार फेल होकर फिर से कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं उनका सक्सेस रेट भी मात्र 20% है। यानी एक बार फेल होकर दूसरी बार कोशिश करें तो भी स्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता। भारत में वर्ष 2016 में मात्र 450 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2024 में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1,41,000 से ज्यादा हो गई। 2021 में करीब 20,000, 2022 में 26,500 और 2023 में नए रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए डराने वाली बात यह है कि 2023 में करीब 35,000 स्टार्टअप्स बंद हुए, 2022 में करीब 18,000 स्टार्टअप्स बंद हो गए। और यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि नए स्टार्टअप्स तेजी से शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन पुराने स्टार्टअप्स धीरे धीरे मार्केट से बाहर भी होते जा रहे हैं। अब आप ये जानिए कि स्टार्टअप्स लंबे समय तक बाजार में टिक क्यों नहीं पा रहे। स्टार्टअप्स के फेल होने की पहली और सबसे बड़ी वजह है इनोवेशन की कमी। ज्यादातर लोग अपना खुद का स्टार्टअप मॉडल बनाने की बजाय दुनिया की बड़ी बड़ी सफल कंपनियों की नकल करते हैं और उन्हीं का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनकर रह जाते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू इसका एक उदाहरण है। कू ने ट्विटर की नकल की, लेकिन यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ भारत के बाजार के बल पर चल नहीं सकता, जबकि कू के यूजर्स में से 90% लोग सिर्फ भारत से थे और भारत के बाहर जो इतनी बड़ी दुनिया है वहां पर लोग कू पर नहीं आए। स्टार्टअप्स के फेल होने का दूसरा कारण है कैश की कमी। किसी भी आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सबसे जरूरी साधन है पैसा। सही समय पर इन्वेस्टर ना मिले और फंड की व्यवस्था ना हो तो अच्छे से अच्छा बिजनेस डूब सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास जो फंड मौजूद है उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो भी खराब स्थिति आ सकती है। बायजूस ने दूसरी कंपनियों के एक्विजिशन और विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च कर दिया और दूसरे संस्थानों से लाकर टीचर्स मार्केट रेट से काफी ज्यादा महंगी सैलरी पर रखे। बाद में नतीजा यह हुआ कि उसे छटनी करनी पड़ी, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी और यहां तक कि बाद में उसके पास तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं बचे थे। स्टार्टअप्स के फेल होने की एक और वजह है गलत जगह या गलत समय पर गलत प्रोडक्ट मार्केट में उतारना। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी लोगों को जरूरत ना हो, वो भले ही कितना ही अच्छा हो, उसका फेल होना तय है। स्टार्टअप्स के फेल होने की एक और बड़ी वजह है लीडरशिप। किसी व्यक्ति के पास अच्छा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, फंड की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन सही लीडरशिप ना होने से ये कंपनियां डूब जाती हैं। इसके अलावा समय के साथ प्रोडक्ट में सुधार न करना, अपडेट न करना, नई परिस्थितियों से तालमेल न बिठा पाना भी स्टार्टअप्स के फेल होने का एक बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए जब कोविड के दौरान ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी तो बायजूस ने इसका बहुत फायदा उठाया। लेकिन जब फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, जब कोविड समाप्त हो गया तो छात्रों ने फिर से स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौर में बायजूस अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने में सफल नहीं हुआ। हालांकि बायजूस ने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की, लेकिन वो बिना प्रॉफिट के चली और धीरे धीरे बंद होने लगी। यानी बायजूस का जो पूरा मॉडल था वो कोविड के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उसके आसपास था, लेकिन जब वो परिस्थितियां खत्म हो गई तो बायजूस के पास ये आइडिया नहीं था कि इसके बाद वो कोविड से बाहर निकलने के बाद जो नई परिस्थितियां आई हैं उसमें वो कैसे सरवाइव करेगा। और एक और बड़ी बात यह है कि जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं ये सबसे ज्यादा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करती हैं, अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करती हैं। इनके फाउंडर्स जो होते हैं वो शानदार जीवन जीने लगते हैं। वो आपको हर बड़े क्रिकेट मैच में दिखाई देते हैं, हर बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिखाई देते हैं, हर ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहां पर उन्हें दिखना चाहिए। बहुत पैसा खर्च करते हैं और थोड़े दिन के बाद दिवालिया हो जाते हैं। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन ये आपके हक में हो उस दिन गुरूर ना करें और जिस दिन ये आपके खिलाफ हो उस दिन थोड़ा सब्र जरूर करें।